हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चतुर्भुज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाला। जैसे कि इससे पहले के वीडियोस में मैंने जो क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज के जो थ्योरी होते हैं, ठीक है, उसका पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक बार अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले जाकर उसको एक बार देख लें, ताकि इसका जो एमसीक्यू हो आपसे अच्छे से बन सके। ठीक है, देखिए मैं भी वीडियो उतना अच्छे से टाइम पे नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सभी का फील्ड ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, फील्ड ट्रेनिंग की वजह से हमको अपना जो स्टेशन होता है उससे दूर ही जाना पड़ता है, अपना जो होम स्टेशन जो रहता है। इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियोज़ अभी टाइम टू टाइम नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी मैं अभी जस्ट आया हूँ और आपके लिए इसका एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, बस 2-3 दिन की बात है। इसके बाद आपको सारे वीडियोज़ जो है टाइम टू टाइम मिलने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है क्वाड्रिलेटरल और चतुर्भुज से संबंधित, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD में एंगल A और एंगल B के द्विभाजक, मतलब समद्विभाजक कह सकते हैं या फिर बाइसेक्टर, जो इंग्लिश मीडियम के हैं इंग्लिश वाला पार्ट को भी देख सकते हैं। एंगल A और एंगल B के द्विभाजक एंगल AOB 64 डिग्री पर मिलते हैं। तो एंगल C प्लस एंगल D किसके बराबर होगा, हमको बताना है। तो पहले इसके लिए मैं आपको एक चतुर्भुज बना के बताता हूँ। तो मैं एक चतुर्भुज ऐसे बना दिया, किसी भी तरह का चतुर्भुज बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि किस टाइप का चतुर्भुज है। अब मैं इसको ABCD नाम कर देता हूँ। A है, ये B है, ये C और ये D। ठीक है, अब क्या बोला, एंगल A और B का समद्विभाजक, मतलब एंगल A को समद्विभाजित करने वाला ये वाला एक हो गया, मान लो AO है। ठीक है, और B को समद्विभाजित करने वाला BO हो गया। मतलब कहने का कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। क्लियर है। और बोल रहा है कि ये दोनों का जो समद्विभाजक है यहाँ पर जाके मिल रहे हैं एंगल O पर, जो कि 64 डिग्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है एंगल AOB 64 है, तो ये 64 डिग्री है। आपसे पूछा है कि एंगल C और एंगल D, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो पहले आप क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप खुद कोशिश करेंगे कैसे बनाना है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाना है, क्योंकि ये एंगल समद्विभाजक है। ठीक है ना, देखिए मतलब कहने का, अच्छा इस त्रिभुज के अंदर अगर हम जाएं, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर जाएंगे तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज AOB के अंदर गए और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग लगाते हैं। मतलब एंगल A, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर अच्छा बताइए, ये पूरा एंगल A है और ये एंगल B है और ये उसको समद्विभाजित करता है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये पक्का एंगल A/2, मतलब एंगल A का आधा बचेगा और इधर से ये वाला भी आधा बचेगा। इसी तरह ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल B का आधा होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये टोटल जितना होगा उसका आधा होगा। ये अगर इस पूरे को एंगल A मानूँ तो इसका आधा जो है एंगल A/2, मैं इसको नाम कर दिया। इसी तरह ये वाला पार्ट एंगल B/2। अब इस त्रिभुज के अंदर जाते हैं तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस 64 डिग्री, इन तीनों का योग 180 तो होगा, कंफर्म, नो डाउट। एंगल A/2 एंगल B/2 प्लस 64, इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब इस 64 को उधर ले जाके घटा दो और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो हमको मिलेगा एंगल A प्लस एंगल B/2 बराबर 180 माइनस 64। ठीक है, 180 माइनस 64 डिग्री हमको जो मिलेगा वो 116, घटाएंगे तो आपको 116 डिग्री मिलेगा। एंगल A प्लस एंगल B/2 का वैल्यू 116। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे तो ये 116 और 2 का गुना हो जाएगा और फाइनली हमको एंगल A प्लस एंगल B कितना मिल जाएगा, 116 डिग्री इंटू 2, मतलब गुना करेंगे तो मिलेगा 232 डिग्री। मतलब कहने का कि इस पूरे एंगल A और इस पूरे एंगल B, इन दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलता, 232 डिग्री मिलता। अब यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, ये सब तो हमको उतना करना ही नहीं है। ये वाला पार्ट हमें एंगल A और एंगल B का योग हम निकाल लिए कि 232। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो था एंगल A/2 और एंगल B/2 है, लेकिन जब मैं एंगल A बोल रहा हूँ तो ये पूरा कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ और एंगल B बोल रहा हूँ तो ये पूरा कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम एंगल A और एंगल B का योग निकाल लिए। अब ये पूरे चारों चतुर्भुज में चलते हैं, मतलब इस चतुर्भुज के अंदर चलते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे 4 कोण है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D।
इन चारों का योग कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चतुर्भुज ABCD के अंदर, ठीक है, इन चतुर्भुज ABCD, इन ट्रायंगल ABCD, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यही होता है क्योंकि सभी का योग 360। अब यहाँ पे हमने देखा कि एंगल A और एंगल B का योग कितना है 232, मतलब इन दोनों की जगह आप 232 डिग्री रख सकते हैं। तो 232 डिग्री प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। अब 232 को उधर घटा दीजिए ले जाके, तो एंगल C प्लस एंगल D जो मिलेगा 360 डिग्री माइनस का 232 डिग्री। अब जब आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 128 डिग्री। 360 में अगर 232 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 128 डिग्री मिलेगा। क्लियर है, घटा के देख लेंगे इसको कितना मिलेगा, 128 डिग्री हमको यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। तो ये पूरी तरीके से चतुर्भुज के चारों कोणों के योग पर आधारित ये प्रश्न था जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 1 और इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये सारे प्रश्न जो है SSC CGL और बहुत इंपॉर्टेंट कहीं कहीं से उठाए गए जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे जो भविष्य में CG व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, CGPSC या कहीं भी जो जहाँ भी इस चैप्टर से पूछा जाता है प्रश्न, पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं आज का। ठीक है, आज का हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो क्या है, देखिए कि त्रिभुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है, एक क्या है, स्क्वायर है। CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, BEC का मान ज्ञात करें। पहले इसको आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करने आपको आना चाहिए, तब हमको इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो एक मैं वर्ग बना लेता हूँ, ये हमारा एक वर्ग हो गया। वर्ग का मैं सारा प्रॉपर्टी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वर्ग किसको कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं बराबर है, और साथ ही साथ क्या, इनके जो चारों आंतरिक कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री का होते हैं। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं बराबर नाप के होते हैं। बाकी आप पिछले वीडियो में जाके वर्ग का प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और पिछले बार जब हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम में पूछा गया था तो वर्ग से ही संबंधित डायरेक्ट उसका प्रॉपर्टी को ही पूछ दिया गया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में ABCD एक वर्ग है, तो हमने एक वर्ग ड्रॉ कर लिया। फिर बोला CDE बाहर एक समबाहु चतुर्भुज है, समबाहु, तो CDE है, E मतलब इधर एक पॉइंट होगा कहीं पे, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये है E। क्लियर है, तो CDE एक समबाहु चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर। मतलब अगर ये जितना भुजा की लंबाई होगी इतना ही ये वाला और इतना ही ये वाला, और ये कितना है, ये वर्ग की भुजा है, मतलब ये सभी की सभी जो भुजा है बराबर हो गया। ठीक है, ये 90 है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण कितने कितने डिग्री का होता है, तो याद रखिएगा 60-60 डिग्री का, मतलब ये कोण भी 60 डिग्री हो गया, इधर से ये वाला कोण 60 हो गया, और इधर से ये वाला कोण भी 60 डिग्री हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है, BEC का मान क्या होगा। देखिए BEC कहाँ, BEC मतलब आपसे इसको, अच्छा B से लेके पहले हम E को ज्वाइन करते हैं, तो हमने ये ज्वाइन कर दिया, तो ये BEC मतलब आपसे ये वाला कोण पूछा गया है कि BEC कितना होगा। अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी तक तो हमने क्लियर कर लिया कि ये वाला पार्ट यहाँ पे ये 90 है क्योंकि ये वर्ग का भुजा है, और ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज का एक कोण है। अब ये टोटल कोण देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो गया, 90 और प्लस 60, ये टोटल कोण को कितना हो गया भाई, 150। 90 और 60 कितना होता है, 150 डिग्री है। अब आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और बताइए, मैंने शुरू में ड्रॉ जब किया था तो मैं बताया कि ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये चारों भुजा आपस में बराबर है, मतलब कहने का ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर हो गया। मतलब ये त्रिभुज ECB जो है, ठीक है, मतलब ये त्रिभुज ECB है वो क्या हो गया, एक तरह का समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिभुज ECB क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों समद्विबाहु हो गया, आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चारों सभी के सभी भुजाएं बराबर है और इस त्रिभुज के अंदर गए तो ये और ये भुजा बस बराबर, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर अब गए तो ये वाला कोण जिसको निकालना है हमको BEC, और इधर से ये वाला कोण दोनों बराबर होता है
क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। यहाँ पर ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब इन दोनों के सामने ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में गए तो ये BEC, ठीक है, BEC ये दोनों बराबर है। इसको क्या करता हूँ मैं x ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर ही है। यहाँ पे ये वाला भी क्या है x, दोनों बराबर है, इसलिए मैं x ले लेता हूँ, हमारा क्लियर होगा। इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ECB के अंदर हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी या कोणों का योग लगाते हैं। तो एक x हो गया, दूसरा भी x हो गया, और तीसरा कोण ये वाला देखिए 90 + 60 150 हमने लाया है, तो ये 150 डिग्री बराबर तीनों का योग हो गया 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। अब घटाएंगे तो 2x मिलेगा हमको 30 डिग्री के बराबर, और x हो गया 30/2 मतलब 15 डिग्री। ठीक है, मतलब हमारा जो एंगल BEC जो मिला, x मिला था, जो कि कितना हो गया 15 डिग्री, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर जाके देखें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड वाले में। तीसरा प्रश्न है जो कि आयत पर संबंधित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है हमारा वो आयत से संबंधित है। देखते हैं क्या प्रश्न है। PQRS एक आयत है जिसकी भुजा PQ 24 सेंटीमीटर है तथा QR 16 सेंटीमीटर है। TRS पर एक TRS के ऊपर स्थित है त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो पहले इसको आप ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहले इसके लिए हमको एक आयत ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, हमने एक आयत ड्रॉ कर लिया ABCD। ठीक है, या सॉरी PQRS बोला ना, तो PQRS हम ड्रॉ करते हैं, ये PQR और S। ठीक है, PQRS ड्रॉ कर लिया। फिर बोला इसमें PQ 24 सेंटीमीटर, मतलब ये 24 सेंटीमीटर, और QR 16 सेंटीमीटर, तो इधर से ये वाला हो गया 16 सेंटीमीटर। अब आयत है तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब अगर ये 24 है तो इधर से ये 24, ये 16 है तो इधर से ये भी 16 होगा। क्लियर है इतना। अब क्या बोला है कि TRS पर एक बिंदु है। ठीक है, RS दिख रहा है, इसके ऊपर एक बिंदु मान लो T यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक त्रिभुज आपको बना हुआ दिख रहा होगा PTQ, यहाँ पे एक त्रिभुज ये अंदर बना हुआ है। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे जो आयत है PQRS, ठीक है, जो रेक्टेंगल है, आयत है हमारा PQRS, क्या इसका हम क्षेत्रफल बता सकते हैं क्या। तो जो आयत है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है, तो लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 16 सेंटीमीटर। तो इसका ये हमारा क्या हो गया, इतना क्षेत्रफल आ गया ये पूरे आयत का। अब जो एक चीज़ प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूँ, याद रखिएगा क्या प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है। हालांकि थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज किसी भी दो समांतर लाइन के बीच में बना हुआ है, जैसे ये अगर इस यहाँ पे जो आयत है उस आयत का आधार देखिए क्या है PQ है, और यहाँ पर आप जो त्रिभुज देख रहे हैं PTQ उसका भी आधार सेम है। ठीक है, आधार दोनों का सेम है, और दोनों आयत और जो त्रिभुज दोनों है एक ही समांतर लाइन के अंदर है। देखिए यहाँ पे दो समांतर लाइन कौन कौन सा है, PQ और SR, ये दोनों समांतर लाइन है। यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है और जो आयत बन रहा है, ये दोनों को दोनों सेम आधार पर ही है और दोनों सेम समांतर लाइन के बीच में है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि अगर कोई त्रिभुज और कोई आयत अगर दोनों का आधार सेम हो और दोनों सेम समांतर लाइन के अंतर्गत हो, बने हुए हों, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के कैसा होगा, आधे के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया मैं क्या बोला, कि ऐसे इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि इफ़ अ ट्रायंगल इज़ ऑन द सेम बेस, इफ़ अ ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगल की जगह कोई भी पैरेललोग्राम ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगल जो होता है, आयत जो होता है, वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार सेम है और दोनों सेम ही समांतर लाइन के बीच में बने हुए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। मतलब इस थ्योरम के हिसाब से जो त्रिभुज हमारा PTQ है उसका क्षेत्रफल जो होगा, उसका क्षेत्रफल आधे के बराबर होगा। किसके क्षेत्रफल का, तो मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है, जो आयत है PQRS, उसके बराबर। कोई चतुर्भुज मत लेना, क्या बोल रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब उसमें आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, याद रखिएगा।
ठीक है, और सम चतुर्भुज और समांतर, ये 4 चीज़ को याद रखिएगा। ये हमारा थ्योरम कहता है। अब इसके हिसाब से हमारा जो क्षेत्रफल है पी टी क्यू का वो आसानी से निकल जाएगा। तो पी टी क्यू का क्षेत्रफल जो होगा हाफ ऑफ जो हमारा चतुर्भुज है, मतलब आयत जो है पी क्यू आर एस, उसका क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 24 गुना 16। तो 24 और गुना 16, तो ये 2 अट्ठे 16 और 24 अट्ठे होता है 192। तो 192 वर्ग सेंटीमीटर जो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये थ्योरम को आप बहुत याद से रखिएगा। जैसे एक चीज़ और भी पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे 2 समांतर लाइन है, इस समांतर लाइन पे 2 बेस है ए और बी। इस बेस पर मान लो एक त्रिभुज ये बना ए बी सी, और एक त्रिभुज बन गया आपके लिए, देखिए ए बी डी। यहाँ पे 2 त्रिभुज दिखा, दोनों का आधार सेम है ए बी, और दोनों सेम समांतर लाइन के बीच में है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो आप इसको बना के और लिख लेंगे वहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि दोनों का आधार सेम है और दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों सेम ही समांतर लाइन के बीच में है। इसी तरह यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज का होता है, ये वाला आधा हो जाता है, लेकिन दोनों सेम त्रिभुज है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर। इसी तरह अगर 2 समांतर चतुर्भुज भी अगर बने हो सेम ही पैरेलल लाइन के बीच में, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 2 समांतर लाइन है, यहाँ पे एक समांतर लाइन हो गया, मतलब ये एक सेम आधार है। देखिए इस आधार के ऊपर क्या बना, एक चतुर्भुज बना हुआ है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, और इसी आधार पर देखिए मैं एक दूसरा चतुर्भुज बना देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज बन रहे हैं वो भी क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के बीच अगर आपसे रिलेशन पूछेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। लेकिन दोनों सेम त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है तो क्षेत्रफल बराबर, दोनों समांतर चतुर्भुज है तब भी क्षेत्रफल बराबर। तो आप इसको नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, जिसमें ए बी सी 52 है, तो ए सी डी का माप क्या होगा। देखिए मैं एक सम चतुर्भुज बताता हूँ। तो सम चतुर्भुज रोम्बस की प्रॉपर्टी पहले आपको पता होना चाहिए, तब आप बना पाएंगे इस सवाल को। अगर आपने देखा है तो वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर बताएं और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो ये हमने एक सम चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, लेकिन एंगल 90-90 का नहीं होता। अगर एंगल 90-90 का होता और सभी बराबर होते तो वर्ग हो जाता। लेकिन सम चतुर्भुज ऐसा कुछ नहीं कहता। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सभी भुजाएं बराबर और इनका जो आमने सामने का कोण बराबर होता है। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, इसी तरह ये वाला कोण और इधर से ये वाला कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज ऐसा रिलेशन कुछ बताता है। ठीक है, अब आपसे बोला है ए बी सी 52 है, ए बी सी, ये वाला कोण आपको बोल दिया कितना है, 52 डिग्री। इसको मैं बाहर बनाता हूँ। ठीक है, ये वाले कोण का माप आपको 52 दिया है, तो मैं यहाँ पे बाहर 52 लिखता हूँ। अच्छा, अगर ये 52 है तो बताइए क्या ये वाला कोण भी 52 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज कहता ही है कि उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। पहला चीज़ आपसे पूछा है किसका, ए सी डी का मान पूछा है, ए सी डी। अच्छा, तो ए सी डी बनाने के लिए पहले हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ए सी डी मतलब आपसे ये वाला कोण का माप पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, ए सी डी का माप कितना होगा। ये 52 है, ये 52 है। अच्छा बताइए, अगर ये दोनों 52 है, यहाँ पे एक पूरा चतुर्भुज बन रहा है ना भाई, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो हमने अभी देखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना, 360 डिग्री। अब देखिए अभी हमने बी और डी कितना 52 लिया है, मतलब ये वाला और ये वाला का योग 52। मतलब कहने का कि एंगल ए प्लस एंगल सी और बी और डी का योग कितना होगा, 52 प्लस 52 कितना 104। तो यहाँ पे मैं 104 डिग्री बराबर 360 लिख देता हूँ। 104 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा, एंगल बी और एंगल डी, और ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का माप कितना होगा, दोनों का योग, तो 360 डिग्री माइनस 104 डिग्री। 360 में अगर 104 आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा 256 डिग्री। मतलब एंगल ए मतलब ये पूरा और एंगल सी ये पूरे का योग कितना मिला हमको, 256 डिग्री मिला। किसी को अभी डाउट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन पूरे का योग हमारा कितना हो गया, 256 डिग्री हो गया। अच्छा एक बताइए अब, अच्छा मैं इसको आधा कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसको आधा आधा कर देता हूँ। अगर मैं इसको पूरी तरीके से हाफ कर दिया,
इन दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको 256 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 बराबर, इसको अगर भाग देंगे तो 128 डिग्री मिलेगा। मतलब कहने का कि ये पूरा एंगल है, ये वाला जो आधा आधा बढ़ता है भाई याद रखिएगा, ये और ये दोनों बराबर कोण है, इधर से ये और ये दोनों कोण बराबर है। क्लियर है? मतलब अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ 2-3 स्टेप तक। ठीक है, देखिए अगर पीछे अगर शुरुआत का मेरा जो लाइन्स एंड एंगल वाला रेखा कोण वाला देखा था, तो यहाँ पे याद रखिएगा कुछ, ये ऐसा अगर 2 लाइन ऐसे है समांतर और एक तीसरी लाइन काटा, तो यहाँ पे जो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाला लाइन समांतर है। अगर समांतर है तो इधर से ये वाला कोण इधर से ये वाले कोण के बराबर होगा, और इधर से ये वाला कोण जो है इधर से ये वाले कोण के बराबर होगा। और आपसे पूछा क्या है, ACD, ये वाला कोण पूछा है, मतलब इसके बराबर हो गया। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो इधर से x होगा क्योंकि ये दोनों बराबर। इसको अगर मैं y लिखता हूँ तो इधर क्या है, y हो गया। मतलब और देखिए x प्लस वाई इधर भी है और टोटल ये भी x प्लस वाई है। मतलब एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का योग कितना है, 360, मतलब 256 आया ही है। ठीक है, मतलब एंगल A के जगह मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई कर देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई। और एंगल जो C है इसके जगह भी मैं, ये पूरा C की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी x प्लस वाई कर दिया, और ये मिल गया हमको 256 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 2 बार देखेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 256 डिग्री मिला। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 256 डिग्री। अब इसको काट दीजिए तो कितने बार में कटेगा, 128 बार में कटेगा। मतलब x प्लस वाई कितना मिल गया हमको, 128 डिग्री। मतलब इन दोनों का योग हमको कितना मिल गया है, 128। क्लियर है इतना? अब देखिए आगे कैसे करें। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है वो देखिए, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर गए, त्रिभुज ADC में गए, तो ये क्योंकि एक सम चतुर्भुज का भुजा है। सम चतुर्भुज के भुजा में सभी बराबर होते हैं ना भाई, ये सब बराबर। तो ये जो त्रिभुज मिल रहा है ADC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये x और ये y क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मैं ये समझाने के लिए किया हूँ, बट ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। मतलब x और y दोनों बराबर ही तो हैं। ठीक है, और हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए x और y दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। मतलब इस y के जगह भी मैं x लिख सकता हूँ, तो x प्लस x बराबर 128 डिग्री, 2x बराबर 128 डिग्री। तो यहाँ पे x कितना मिलेगा, 64 दूनी 128, तो x हमको मिल जाएगा 64 डिग्री। यहाँ पे बहुत ध्यान से सीखने वाली चीज़ है, अगर कोई नया है तो इसको आराम से समझने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 64 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये बहुत आसान है। सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी तो हमने बता दिया, सम चतुर्भुज के चारों बराबर भुजाएं, इसमें 2 विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा और एक ये विकर्ण होगा, जिसमें ये एक विकर्ण जो मान लो D1 है, ये दिया है 16 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण ये वाला है जो कि D2 है, इसको हम लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। और जब दोनों विकर्ण दिया हो तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका मैं फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू D1 है 16 और D2 है 12, काट दो, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये बहुत आसान होता है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सम चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की अगर लंबाई दिया हो तो उसका क्षेत्रफल 1/D1 इंटू D2, दोनों विकर्णों का लंबाइयों का गुणा करके उसको आधा करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। चलिए अब देखते हैं क्या, 5वां हो गया, 6वां अब देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस की एक भुजा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मैं सम चतुर्भुज बना लेता हूँ फिर से। सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर। क्लियर है, ये चारों भुजाएं कितना 13 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, सब के सब 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, तो 2 विकर्ण है यहाँ पे, एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण इधर से ये हो गया, ठीक है। एक विकर्ण जो है मान लो ये वाला दिया है, ठीक है। इस समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर में काटते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे बराबर में बांटते हैं तो ये वाला 5 सेंटीमीटर और इधर से ये वाला भी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमें इतना चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया है, हमसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, अगर दूसरा विकर्ण भी अगर हम निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो क्योंकि अगर एक विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, एक ठीक है, एक विकर्ण हमको 10 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा विकर्ण अगर हम D2 निकाल लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे निकाला जाए देखिए, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। ये 90 अंश, अगर ये 90 अंश है तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला ये हो गया कर्ण, ये वाला हो गया मान लो लंब या आधार, और ये वाला हमारा लंब या आधार, कोई भी एक चीज़। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पाइथागोरस से बना हुआ है, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर x स्क्वायर, इसको उधर ले जाके घटा देंगे तो 144 बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 144 है तो x हो जाएगा √144 और 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर। मतलब x कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर तो इधर से ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कहने का दूसरा विकर्ण जो हमारा D2 मिलेगा 12 + 12 24 सेंटीमीटर हमारा दूसरा विकर्ण मिल गया, ठीक है। अब दोनों विकर्ण मिल गया तो अब क्षेत्रफल निकाल दो, 1/2 × 10 × 24। तो ये देखो 2 पंचे 10 और 24 पंचे 120, 120 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? हमारा क्षेत्रफल होगा, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनाया जा सकता है ये वाला प्रश्न को।